Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. Friends, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने रीट की सीरीज को. एग्जैक्टली रीट का एग्जाम 2 सितंबर को प्रपोज्ड है. वी नेवर नो आगे सिचुएशंस क्या बनती हैं, एग्जाम पोस्टपोन होता है या फिर जो डेट हमें दी है उसी दिन एग्जाम होता है. बट इन एनी ऑफ द केसेस वी ऑल हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ वेरी वेल. चलिए, और इसी सीरीज में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रीट लेवल 2 पे लैंग्वेज 2 इंग्लिश के सिलेबस को. तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें लेवल 2 लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को, तो यहाँ पर आपको दिखता है एक अनसीन प्रोज पैसेज. कुछ नहीं है, प्रोज का मतलब होता है कि आपको कोई भी एक पीस ऑफ राइटिंग, आपको एक रिटर्न में कंटेंट मिला है बिल्कुल प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में. उस पैसेज को पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, अनसीन पैसेज है, हमने स्कूल में अपने बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बना सकते हैं. दे में आस्क यू सडन क्वेश्चंस की भाई टॉपिक आपको हो सकता है कुछ करंट का दे दें. करंट के टॉपिक के हिसाब से मे भी मान लो आप ये कोविड का जो चल रहा है कोविड-19 इसी को दे दिया. किसी भी तरह के टॉपिक को अगर वो देते हैं तो टॉपिक कौन से बन सकते हैं. टॉपिक जनरली हो सकते हैं या तो कोई करंट का इश्यू, या फिर कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा पीस आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए जो पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है बट वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपकी सिलेबस में, कहीं आपके टॉपिक्स को. ठीक है, दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो हमें टॉपिक्स क्या मिलेंगे. क्वेश्चन के अंदर सिलेबस मिलता है लिंकिंग डिवाइसेस का. अब ये लिंकिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. लिंकिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कंजंक्शन. कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, हम ये सारी कंजंक्शंस की तो बात करते हैं, ऑल्दो की बात कर देते हैं हम. तो ये सारे कंजंक्शंस हैं लिंकिंग डिवाइसेस, यानी कि एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो ये कनेक्टिंग डिवाइसेस भी हो सकता है, लिंकिंग डिवाइसेस भी हो सकता है, और जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो नाम क्या है, कंजंक्शंस. एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहें चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहें, बात एकदम सेम ही है. सेंटेंस के अंदर आपको पढ़ के पहचानना है कि क्या वाकई में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई ना कोई एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करते हैं या नहीं. फिर आपको एक क्वेश्चन मिलता है इन्फरेंसेस का. ये इन्फरेंसेस क्या चीज है. सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस के बेसिस पर आपको ऑप्शन में से पहचानना है कि सेंटेंस किस तरीके का है. उस सेंटेंस को पढ़ के आपने क्या रिजल्ट निकाला, क्या इन्फरेंस निकाला. ऑलराइट, आगे मिलता है हमें एक अनसीन पोम. आपको पोम भी मिल सकती है, मिल सकती नहीं, डेफिनेटली मिलेगी. एक आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, एक आपको अनसीन पोम मिलेगी. अब इस अनसीन पोम में से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. हो सकता है वो आपसे कोई लिटरेरी डिवाइस के बारे में पूछ ले कि भाई इसमें एलिटरेशन कैसा होता है ना, या वो आपसे पूछ ले कि सिमिलर क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, एसोनेंस क्या है, राइम क्या है. या तो इनकी डेफिनेशंस, वन लाइनर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, या दूसरी चीज वो जो अनसीन पोम आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको वो लाइन दे दी और उस लाइन में आपको इन लिटरेरी डिवाइसेस को पहचानना है. ठीक है, और इसके अलावा आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस मॉडल ऑक्सिलरीज पे. मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब हो गया है मॉडल वर्ब्स. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, ये सब जो हम पढ़ते हैं वो सारे मॉडल वर्ब्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं. तो ये क्वेश्चन आपको मॉडल वर्ब्स का आएगा. एक क्वेश्चन आपको आएगा फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स का. देखो, ये फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम वाली जो चीज है ना, इट इज टोटली आपका वोकैब वाला पोर्शन है. तो इसे आपको जितना ज्यादा हो सके, भले ही मैं ये कहूंगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, टुडे ऑनवर्ड्स, डेली की कम से कम 5 से 10, और भी नहीं तो डेली की 5 आप पढ़ते जाइए. उनको पुराने वर्ड से रिप्लेस करते जाइए ताकि आपकी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स वाला पोर्शन जो है वो डेली रूटीन पे नोइंगली अननोइंगली कवर होता जाएगा.
फिर आपको पूछ सकते हैं लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी हैं। एलिजी क्या होती है, ठीक है, सोनेट क्या होती है, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ड्रामा क्या होता है। ये ड्रामा, इसे हम पढ़ेंगे ड्रामा, ड्रामा नहीं पढ़ेंगे, ड्रामा नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्रामा, ठीक है। ये पार्ट आता है फोनेटिक्स का। और देखो आपके यहाँ पेपर में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, कि भाई कार को कैसे लिखते हैं। हम तो बोल देते हैं कार, लेकिन ध्यान रखना है कि वो कार नहीं है, इंग्लिश के हिसाब से वो क्या है, कार, ठीक है। इसके कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और आपको डेफिनेटली वो चीजें याद हो जाएंगी। देन क्वेश्चंस आते हैं आपके कहां सर, टीचिंग के मेथड्स में से, राइट। आपको आ सकता है, और टॉपिक क्या आपका है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्योंकि देखो हम अगर बात करें तो हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम हैं राजस्थान में। यहाँ पर हमारा जो टीचिंग को लेकर के या इंग्लिश टीचिंग को लेकर के स्पेशली देखा जाए तो थोड़ी सी चीजें इम्बैलेंस है। हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती हम सबका खराब है, बहुत बारी हमारी मदर टंग का टोन उसमें आ जाता है, एक्सेंट उसमें आ जाता है, ठीक है। तो वो करेक्शन हमें कराएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि हम एक ऐसे स्टेट में, इंडिया के हम एक ऐसे कॉर्नर में से हैं जहां पर इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो वहीं उन्हीं चैलेंजेस को हमने टीचिंग मेथड्स बना दिया है। चीजें बहुत आसान होती हैं, सिलेबस पढ़ के कई बार हम घबरा जाते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स काम में ली हैं, बट थिंग्स आर रियली वेरी इजी। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश क्यों पढ़ानी चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच होनी चाहिए। केवल मैं लिखाती जाऊं तो हमें समझ में नहीं आएगा, कम्युनिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अब आपको सपोज करो किसी गांव में आपकी पोस्टिंग लग गई है और अब आप वहां पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। ये इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है कि जो आप सच में अपने आप को एक एज अ टीचर रख के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, की हम इंग्लिश लिखते वक्त, बोलते वक्त कौन कौन से एरर्स कर देते हैं, कौन कौन से हमारे इंग्लिश के अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और फाइनली मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, किस तरीके से इवैल्यूएशन करना चाहिए। और रिमेडियल टीचिंग, कि भाई अब कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, मैडम मुझसे नहीं होने वाला, आप जानो। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे। तो यहाँ पर टीचर के रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। क्योंकि हम जब बात करते हैं रीड की तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टीचर की है। और अब हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की। लेवल 1 में तो 1 to 5 आ जाता है, जहां बच्चों का बहुत ज्यादा फाउंडेशनल वर्क है, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। और लेवल 2 के अंदर हम बात करते हैं 6 to 8 की, ठीक है। लेवल 2 में हम किसकी बात करते हैं, 6 to 8। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो इस सिलेबस में से हमने एक चीज कवर कर ली है, और वो चीज कवर जो हमने की है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, मानवीकरण। जब भी कभी हम इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। हम निर्जीव वस्तुओं को, बेजान चीजों को यदि हम मानवों की तरह सजीव ट्रीटमेंट दे देंगे दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे सिमिली एंड मेटाफर को। वाई सिमिली एंड मेटाफर, देखो दोनों लगभग मिलते जुलते से हैं, आई डेंट से दोनों सेम है। मैंने क्या कहा, लगभग मिलते जुलते से हैं। तो बहुत बारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहां पर सिमिली है या कहां पर मेटाफर है। तो आज से हमारे इस सीरीज में, रीड 2020 सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन लिटरेरी डिवाइसेस, और उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली एंड मेटाफर की। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। देखो सिमिली की अगर हम बात करें तो सिमिली के अंदर एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है किन्हीं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एक्शंस के बीच में। इंपॉर्टेंट इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस। तो यहां पर जो चीज आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है वो क्या है, डिफरेंट होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स या फिर
एक्शंस और हमें क्या दिखता है, एक कंपैरिजन दिखता है, ठीक है। मेटाफर के अंदर क्या होता है, मेटाफर के अंदर एक वर्ड या फ्रेज अप्लाई कर दिया जाता है किन्हीं ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन के ऊपर। स्पेशली एक और चीज ध्यान रखना, मेटाफर के अंदर जो वर्ड या फ्रेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो कभी भी उसके कंटेक्स्ट में नहीं होता, यानी कि उसका लिटरल एप्लीकेशन वहां पर मौजूद नहीं होता, राइट। तो जो चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट इज वर्ड या फ्रेज हम अप्लाई कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट या एक्शन के ऊपर टू विच इट इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल, लिटरली वो एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। एग्जाम्पल में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अनदर जो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, सिमिली के अंदर हम लोग काम में लेते हैं लाइक या एज जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स। ये आपको हिंट पे मिलती है, अगर आपको सेंटेंस में लाइक या एज दिखता है इट इज द बेसिक हिंट कि आप लाइक या एज देखते ही समझ जाते हो कि ये सिमिली है। लेकिन मेटाफर के अंदर ऐसे कोई कनेक्टिंग वर्ड्स होते ही नहीं है। और थर्ड डिफरेंस जो है वो क्या है कि सिमिली के अंदर हम करते हैं एक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, प्लेन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन। और मेटाफर के अंदर हम कभी भी क्लियर नहीं करते, और जब हम कंपैरिजन क्लियर नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्लिसिट कंपैरिजन। यानी कि अब सेंटेंस में आपको अपने आप से उसका इन्फेरेंस निकालना पड़ेगा, सेंटेंस आपको क्लू दे देगा कि वो कहना क्या चाहता है। जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है पोम का पार्ट पढ़ते ही या फिर किसी भी सेंटेंस को पढ़ते ही कि उस पार्ट के अंदर लाइक या एज काम में लिया है या नहीं लिया। अगर काम में लिया है तो वो क्या बन जाएगा, सिमिली। अगर काम में नहीं लिया तो वो क्या बन जाएगा, मेटाफर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा है माई मदर्स लैप इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेज। तो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंटली क्या देखा कि यहां पर लिखा है लाइक, ठीक है। अब अगर वहीं पे मैं इस सेंटेंस को मेटाफर के हिसाब से पढ़ूं तो मैं क्या बोल दूंगी, माई मदर्स लैप इज अ बेड ऑफ रोजेज। तो यानी कि मैंने कंपैरिजन तो किया है पर कैसा कर दिया, इम्प्लिसिट कंपैरिजन कर दिया। अब मुझे खुद को ही समझना पड़ेगा कि राइटर यहां पर क्या कहना चाह रहा था। तो एक चीज जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्सप्लिसिट राइटिंग के अंदर राइटर का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितने प्लेन और डायरेक्ट तरीके से अपनी बात को रीडर को समझा देता है, जबकि इम्प्लिसिट राइटिंग के अंदर रीडर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो उतने ही ठीक तरीके से, परफेक्ट तरीके से राइटर के माइंड को पढ़ पाए हैं उस सेंटेंस के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुए डिफरेंसेस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में हम लोग एक छोटी सी क्विज को डिस्कस करेंगे, तो वो क्विज कुछ नई तरीके की क्विज नहीं है, वो क्विज है सिमिली और मेटाफर पर बेस्ड कुछ सर्टेन सेंटेंसेस की, सो दैट हमारी एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें सेंटेंस पढ़ते ही किस चीज पर फोकस करना है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ क्विज। So friends, here are certain examples, certain questions, or we can say here it is a quiz which we can discuss to master the difference between simile and metaphor. Let's go to the questions one by one. In the first question, it is written, your face is a book where men may read strange matters. देखो, मैंने कई जगह तो कोशिश करी है लिखने की कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है। ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 1 2011 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो तो क्या आपका चेहरा बुक बन गया? क्या हम जिसे आज फेसबुक कहते हैं वही चीज तो है ये। तो क्या योर फेस इज अ बुक? नहीं बनाना, यानी कि हमने कैसा कंपैरिजन कर दिया है, हमने यहाँ पर इम्प्लिसिट कंपैरिजन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दिखता है मेटाफर। इम्प्लिसिट कंपैरिजन किसमें होता है? मेटाफर में। क्या इस सेंटेंस में दो डिफरेंट चीजें आपको दिख रही है? एग्जैक्टली, एक बुक है और एक फेस है। क्या उनके बीच में कहीं आपको कोई कनेक्टिंग वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये सिमिली तो है ही नहीं, क्योंकि लाइक और एज नहीं दिखा, लेकिन फेस को बुक कहा गया है। ऐसे आप पहचान जाओगे कि ये मेटाफर है या सिमिली है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज एज प्राउड एज पीकॉक।
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो एक क्वेश्चन कितनी बार आया है। ये क्वेश्चन ग्रेड 2 में 2008, 10, 13, 14 यानी कि आज तक में ग्रेड 2 में 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, बहुत बारी रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी हिंट मिलती है जो कि बहुत बड़ा काम कर रही है, आपको मिलता है एज। तो जब भी कभी कंपैरिजन किसका किया, ही, कोई भी लड़का हो सकता है, आप भी हो सकते हो, और हमने कंपैरिजन किससे कर दिया, पिकॉक से कर दिया, और बीच में हमने कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ दिए हैं एज, तो उससे क्या समझ में आता है कि ये वाला एग्जाम्पल किस चीज का है, ये है सिमिली का एग्जाम्पल। थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस इसके गिवन थे, बट मैंने आपको ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एज गुड एज गोल्ड, और नीचे 4 क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे थे। ये आया है ग्रेड 3 में 2013 के अंदर, ठीक है, ग्रेड 3 2013 के अंदर। तो अब आपको इजीली दिख गया, क्या दिख गया, यहाँ पर एज और एज लगा है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, सिमिली। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इट इज रिटन द इम्प्लिसिट कंपैरिजन ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अदर्स। The implicit comparison of one thing in terms of other is डैश करके छोड़ दिया, और नीचे फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे। ये क्वेश्चन आया है ग्रेड 3 2013 में, ठीक है। ये शायद नागौर वाले सेंटर पे जो पेपर हुआ था उसका है, और ये वाला क्वेश्चन आया है जोधपुर एंड राजसमंद वाले में, ठीक है। ऐसे पेपर्स में ध्यान ये रखा हुआ था, देखे थे पेपर्स इसलिए याद आ गया। तो इम्प्लिसिट कंपैरिजन हम किस चीज में करते हैं, मेटाफर में करते हैं। तो ये फोर्थ वाला भी आपका क्या हो गया है, मेटाफर। कम टू द फिफ्थ स्टेटमेंट, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। एक पोएट है रॉबर्ट बर्न्स, उनकी पोम से लिया गया है ये सेंटेंस, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। यहाँ पर लाइक लिखा है, और आप अपने लव को, यहाँ पर प्यार नहीं, बिलविड की बात कर रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो इज लाइक अ रेड रेड रोज, क्योंकि लाइक लिखा है जिसकी वजह से ये क्या बन गया है, सिमिली बन गया है। अब एक काम करो, यहां से लाइक को हटा दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, माई लव इज अ रेड रेड रोज। जैसे ही आपने लाइक हटा दिया, ये क्या बन जाएगा, फिर मेटाफर बन जाएगा, क्योंकि लाइक और एज सिमिली में होते हैं कंपैरिजन करते वक्त डायरेक्ट टर्म्स में, और लाइक और एज को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, मेटाफर। हो सकता है रॉबर्ट बर्न्स की इस पोम की इस वाली लाइन को लाइक हटा के आपको दे दे, लाइक के साथ तो था ही पोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर के जो प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें से ये सेंटेंस को लिया है हमने। जैक्यूज कहता है एकदम एंड में आके कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मैन एंड वुमेन आर मियर प्लेयर्स। तो अब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को स्टेज बना दिया। क्या पूरा वर्ल्ड स्टेज है? नहीं, लेकिन हमने कंपेयर करने की कोशिश की है एक तरीके से जहां पर लाइक या एज काम में नहीं लिया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस बन जाता है मेटाफर का। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, मैं यहां पर अगर लगा दूं लाइक, तो ये बन जाएगा फिर सिमिली का, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। हम कहते हैं ना कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट है, तो क्या वो शिप ऑफ डेजर्ट बन गया? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि शिप तो एक अलग चीज है, इनएनिमेट थिंग है, कैमल एक एनिमल है। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैमल का और शिप ऑफ डेजर्ट को हम आपस में एक जैसी चीजों के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो बोथ द थिंग्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, बट फिर भी हम उनको किसी तरीके से इम्प्लिसिटली कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इट बिकम्स मेटाफर। नेक्स्ट, इट इज अ गोल्डन चांस यू कैन प्रिपेयर वेल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। क्या ये चांस गोल्ड का बन गया? गोल्डन तो नहीं हुआ ना, तो हमने यहां पर क्या बोल दिया, इट्स अ गोल्डन चांस। तो ये अगेन क्या बन गया है, मेटाफर बन गया है। क्या अब आप इसे सिमिली की तरह बना सकते हो? आप बोल सकते हो दिस चांस इज लाइक अ गोल्ड, दिस चांस इज लाइक अ गोल्ड, यू कैन प्रिपेयर वेल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो ध्यान सिर्फ ये रखना है कि लाइक
या एज अगर मिल जाता है तो वो बन जाता है सिमिली। अदरवाइज लाइक और एज नहीं है, पर किसी तरीके से इनडायरेक्टली कंपेयर करने की कोशिश की है दो डिफरेंट चीजों को, या फिर हम ये कहें कि वर्ड या फ्रेज अप्लाई कर दिया है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन पे, तो वो बन जाएगा मेटाफोर। अब अगर हम देखें 9th सेंटेंस, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट्स। द रोड वॉज अ रिबन ऑफ, इट शुड बी लाइट्स, क्योंकि रिबन के अंदर बहुत सारी मतलब लाइट्स बहुत सारी होंगी तब जाकर के वो रिबन जैसा दिखेगा। तो द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट्स मतलब कई बार आपने नोटिस किया होगा सड़क पर दूर तक आपको लाइट्स 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 दिखती जाती हैं, तो वो चमकते हुए लाइट्स कैसे दिखते हैं, जैसे कोई एक रिबन है, और जैसे जैसे सड़क घूम रही है वैसे वैसे लाइट्स भी घूम रही है, तो वो एक अलग सी शेप में या कभी स्ट्रेट आपको दिखती है। तो उस वाली लाइट्स को जो एक कतार में या एक सीक्वेंस में आपको दिखती है, उसे यहाँ पर क्या बोला गया है, रिबन ऑफ लाइट्स। तो यहां पर भी हमने किसी तरीके से लाइक या एज का काम में नहीं लिया है, इसीलिए ये भी क्या बन जाता है, मेटाफर। ये लिख भी सकते थे द रोड वॉज लाइक अ रिबन ऑफ लाइट्स, तो यहां पर वो फिर सिमिली बन जाता, लाइक लिख देते तो। माई ब्रदर इज अ लायन, माई ब्रदर इज वेरी ब्रेव, ही हैज ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा भाई तो शेर है, शेर। एग्जैक्टली ऐसा आप बोलती भी तो हो ना। तो माई ब्रदर इज अ लायन, जब मैं ब्रदर का कंपैरिजन लायन की ब्रेविटी से या स्ट्रेंथ से कर रही हूं, तो मैंने लाइक नहीं लगाया, एज नहीं लगाया, सीधा ये बोल दिया कि माई ब्रदर इज अ लायन, तो वो क्या बन गया है, मेटाफर बन गया है। बट अगर मैं यहाँ पर लगा देती माई ब्रदर इज लाइक अ लायन, तो लाइक लगाते ही या एज लगा दूं मैं अगर, माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो ये क्या बन जाएगा, सिमिली। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पेपर में आएंगे। और खास बात ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप प्रिपेयर करो, तो मेरा सजेशन जो हमेशा मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में भी बोलती हूँ, यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बोलूंगी, आप जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हो उस टॉपिक के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन हुए हैं, आप उस पर भी फोकस करो। देखो जैसे यहाँ पर आपको दिखता है ग्रेड 2 में क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। जैसे यहाँ पर सीधा उन्होंने डेफिनेशन के जैसे पूछ लिया, दिस क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप ध्यान से देखो तो एज इट इज क्वेश्चन की तरह पूछा है, द इम्प्लिसिट कंपैरिजन ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अदर इज अ मेटाफर। या फिर अगर हम ऐसे कहें तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, एक आपको फ्रेज दे देंगे या सेंटेंस दे देंगे, उसके अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी है। चीजें बहुत आसान होती हैं अगर आप उनको सिस्टमेटिकली कवर करते चले जाओ। सो हियर टुडे वी हैव कवर्ड 2 फिगर्स ऑफ स्पीच, वी कैन से 2 लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। 2 लिटरेरी डिवाइस हमने आज कवर करी है, सिमिली एंड मेटाफर। और पर्सोनिफिकेशन हम पहले कर चुके थे जेंडर के साथ में नाउन के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे जो भी हमारे पास में लिटरेरी डिवाइस आ रही है उसको। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने फेवरेट चैनल एना फॉर इंग्लिश से, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। और डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स आपके आने चाहिए। आपको लगता है कि रीट लेवल 2 के साथ साथ अगर हम रीट लेवल 1 की भी प्रिपरेशन करें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग या आपके मिलने वाले लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वी विल मेक अ वीडियो फॉर लेवल 1 ऑफ रीट 2020। Alright, see you in the next video. Till then, please do take very good care of yourself. तब तक के लिए नमस्कार।